स्वागत है दोस्तों। हम पहुंचे हैं रॉबरी किंग के 10वें भाग में। आप सुन रहे हैं अपना चैनल कहानी वार्ता, आपके अपने दोस्त विक्रम के साथ। देवराज चौहान एक्शन में आ चुका है। अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करनी, जो भी बकवास करनी है मैंने वो बाद में करूंगा। शुरू करते हैं रॉबरी किंग पार्ट 10। रिपोर्टर हक्के बक्के बैठे थे। देवराज चौहान की निगाह रिपोर्टरों की भीड़ के उस पार गई, परंतु कुछ दिखा नहीं। सब नीचे बैठ जाओ, देवराज चौहान ने तेज स्वर में कहा। सब रिपोर्टर नीचे झुकते चले गए। ऐसा होते ही प्रीतम सोनी दिखा। उसने अपने हिस्से का काम ठीक से पूरा कर दिया था। हो गया, प्रीतम सोनी ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर करके कहा। हो गया, देवराज चौहान नौशाद पर रिवॉल्वर रखे बोला। अभी बहुत खतरा है, तुम उधर ध्यान रखो कि उधर से कोई डिब्बे में ना आ सके। मैं इधर का रास्ता कवर करता हूं। प्रीतम सोनी तुरंत बोगी के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचा और पोजीशन ले ली। तभी नौशाद ने बिजली की सी तेजी से देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली कलाई पर हाथ मारा और कलाई को पकड़कर बाह को नीचे कर दिया और पलटते हुए सिर की चोट देवराज चौहान के चेहरे पर मारनी चाहिए। बहुत फुर्ती दिखाई थी नौशाद ने, परंतु ऐन मौके पर देवराज चौहान ने अपना सिर पीछे की तरफ कर लिया। सिर का वार चेहरे की अपेक्षा छाती पर लगा, परंतु ये इतना असरदार नहीं हुआ। नौशाद ने उसी पल घुटनों की ठोकर देवराज चौहान की टांगों के बीच मारनी चाहिए कि देवराज चौहान ने अपना घुटना भी उठा दिया। दोनों घुटने आपस में टकराकर रह गए। अगले ही पल देवराज चौहान ने उसकी गर्दन को अपनी बाह में लपेट लिया। नौशाद छटपटाया, परंतु उसने देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली कलाई नहीं छोड़ी थी। जब जबकि वक्त कम था, कोई इस तरफ से दूसरे रास्ते से इधर बोगी में आ सकता था और तब सेकंडों में बाजी पलट जानी थी। बोगी के सारे लोग सख्ते की सी हालत में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। देवराज चौहान ने अपनी कलाई अब देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर वाली कलाई आजाद करवानी चाहिए, परंतु नौशाद की पकड़ इतनी मजबूत थी कि देवराज चौहान कलाई आजाद नहीं करवा पाया। दांत भींचे देवराज चौहान ने पुनः कोशिश की। तभी रोहन जल्दी से रिपोर्टरों की भीड़ पार करता हुआ आगे चला आया और रिवॉल्वर निकालकर नौशाद की छाती पर रख दी। नौशाद ने मौत भरी निगाहों से रोहन को देखा। रोहन पल भर के लिए डरा, फिर हिम्मत करके कह उठा, छोड़ दे कलाई वरना गोली मार दूंगा। नौशाद की पकड़ ढीली हो गई। देवराज चौहान की देवराज चौहान ने बांह को झटका देकर कलाई आजाद करवाई और रिवॉल्वर नौशाद की कमर से लगा दी। रोहन हड़बड़ाकर पीछे हटा और रिवॉल्वर पुनः जेब में रख ली। इन हालातों में भी कुछ हिम्मत वाले कैमरामैन थे जो सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। पीछे चल, देवराज चौहान गुर्राया। तुम बच नहीं सकते, यहाँ बहुत लोग हैं मेरे जो। पीछे चल, देवराज चौहान ने उसकी कमर में रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। देवराज चौहान नौशाद को बोगी के किनारे पर ले आया, जहां से उधर से कोई आ सकता था। नौशाद को दबाए वो एक तरफ खड़ा हो गया। इस बात के प्रति सावधान था कि कोई आतंकवादी बोगी में प्रवेश न कर पाए। यहाँ इतना सब कुछ हो जाने पर भी बगल की बोगी वालों को कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि साइलेंसर लगी रिवॉल्वरों का इस्तेमाल किया गया था और आतंकवादियों को गनों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल पाया था। ये इत्तेफाक था कि अभी तक कोई उस डिब्बे के भीतर नहीं आया था। देवराज चौहान ने ट्रेन की फर्श पर पड़ी चारों आतंकवादियों की लाशों को देखा। रिपोर्टर अभी तक झुके सहमे से खड़े थे। बोगी के दूसरे किनारे पर प्रीतम सोनी रिवॉल्वर के साथ पोजीशन लिए दिखा। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देवराज चौहान ने देवराज चौहान ने रोहन को अपनी तरफ आते पाया तो इशारे से उसे पास आने को देवराज चौहान ने रोहन को अपनी तरफ देखते पाया तो इशारे से उसे पास आने को कहा। तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे। मेरे इतने साथी ट्रेन में हैं कि तुम उनका मुकाबला नहीं। नौशाद ने तड़प कर कहना चाहा। चुप, देवराज चौहान दांत पीस कर गुर्राया। जवाब में नौशाद गुर्रा कर रह गया। रोहन जल्दी से पास आ पहुंचा। अपनी तरह के 5-7 हिम्मती लोगों को लाओ।
और बाकी सबसे कहो कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। देवराज चौहान ने कहा। रोहन तुरंत पलटकर वापस चला गया। देवराज चौहान ने एक बांह से नौशाद की गर्दन को जकड़ रखा था और उसकी कमर से रिवॉल्वर लगा रखी थी। नौशाद देवराज चौहान के बंधनों में तड़प रहा था। अगले ही पल देवराज चौहान ने रिपोर्टरों और कैमरामैनों की सीटों की तरफ बढ़ते देखा। आनन फानन सब सीटों पर जा बैठे थे। रोहन छह रिपोर्टरों को लेकर फौरन देवराज चौहान के पास आ गया। वो सब 20 से 30 की उम्र के थे। पहले यहां बिखरी गने उठाकर उधर मेरे पास रखो और लाशों को खींचकर दीवार के पास लगा दो। फौरन ये काम किया जाना चाहिए। नौशाद देवराज चौहान के शिकंजे में छटपटा रहा था। ये काम करके वो लोग फारिग हुए तो देवराज चौहान ने कहा, इनकी तलाशी लेकर इसकी तलाशी लेकर देखो, इसके पास हथियार तो नहीं है। नौशाद की तलाशी ली जाने लगी। जवाब में नौशाद गालियां देने लगा। नौशाद से एक और रिवॉल्वर बरामद हुई। देवराज चौहान ने वो रिवॉल्वर भी गनों के पास रखवा ली और बोला, इसे ले जाओ। देवराज चौहान नौशाद को उनके हवाले करता हुआ कह उठा, इसके हाथ पांव बांधकर सीटों के आगे लिटा दो। इस पर पांव रखकर बैठ जाओ और इसे उठने मत देना। परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसे बेहोश कर दूंगा। देवराज चौहान ने नौशाद को उनकी तरफ धक्का दिया तो उन लोगों ने नौशाद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये काम करके उधर प्रीतम सोनी के पास जाना, वहां भी लाशें एक तरफ कर देना और गनों को उसके पास रख देना। जल्दी करो, हमारा एक एक पल कीमती है। ये दोनों काम तेजी से किए गए। 5 मिनट में ये काम हो गए। अभी तक कोई भी इधर या उधर से बोगी में नहीं आया था। नौशाद को सीटों के बीच लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। वो बराबर गालियां दिए जा रहा था। उसे बांधने के पश्चात दो रिपोर्टर सीटों पर बैठकर उसके ऊपर पांव रखकर बैठ गए। प्रीतम सोनी के वहां पड़ी लाशों को उठाकर एक तरफ रख दिया गया। गने उसके पास इकट्ठी कर दी गई। प्रीतम सोनी हाथ में रिवॉल्वर थामे इस तरह पोजीशन लिए हुए था कि कोई बोगी में प्रवेश करे तो उसे उसी पल शूट कर दिया जाए। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, रोहन ने प्रीतम सोनी से कहा। सबको उड़ा दिया। तुम भी तो हिम्मत वाले हो, तुमने नौशाद पर रिवॉल्वर लगा दी थी, प्रीतम सोनी ने कहा। मेरी उस बात पर मत जाना, मुझे रिवॉल्वर लगानी ही आती है, चलाई कभी नहीं। कहने के साथ ही रोहन वहां से देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। वो पांच छह वो पांच छह रिपोर्टर खड़े थे कि उन्हें कुछ और काम करने को कहा जाए। 3 कैमरामैन ऐसे थे जो बोगी में हो रही हर घटना को कैमरे में कैद कर रहे थे। रोहन देवराज चौहान के पास जा पहुंचा। उन सबसे कहो कि बैठ जाएं, कोई काम होगा तो फिर बताएंगे, देवराज चौहान बोला। रोहन ने वहीं से उन्हें बैठ जाने का इशारा किया तो वो अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। तुम इन लोगों से पूछो कि क्या किसी और को हथियार चलाना आता है। रोहन तुरंत बोगी के बीच में जा पहुंचा और बोला, तुम में से किसी को हथियार चलाना आता है। रोहन के इस सवाल के साथ ही वहां सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक 24 वर्ष की युवती खड़ी हो गई, बोली, मुझे चलाना आता है, मेरे साथ आओ। रोहन युवती के साथ देवराज चौहान के पास पहुंचा। ये कहती है इसे हथियार चलाना आता है, रोहन ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। मैं चला लेती हूँ हथियार, मैंने रिवॉल्वर और राइफल चलाने की ट्रेनिंग ली हुई है, युवती बोली। पहले मैं पुलिस में कांस्टेबल थी। पुलिस में कांस्टेबल? हाँ, पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग ली 1 साल की, परंतु बाद में मेरा मन रिपोर्टर बनने का हुआ तो मैंने लाइन बदल दी थी। नाम क्या है तुम्हारा? नजरीना। मुसलमान हो? हाँ, नजरीना ने सहज भाव से कहा। ये आतंकवादी भी मुसलमान है, क्या इनकी जान ले सकोगी? मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मुसलमान हूँ, नजरीना ने दृढ़ स्वर में कहा। ये आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं। तुमसे जरा भी चूक हुई तो हम सब की जानें जा सकती हैं, देवराज चौहान ने कहा। मुझ पर भरोसा रखिए भाईजान, नजरीना ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं सख्त हालातों का भी मुकाबला कर सकती हूँ।
अगर मेरे हाथ में हथियार हो तो पुलिस की ट्रेनिंग मेरे भीतर पूरी तरह ताजा है। ये लो रिवॉल्वर। देवराज चौहान ने नजरीना को रिवॉल्वर थमाई। मेरी जगह पर खड़े हो जाओ। दूसरी बोगी से हमारी बोगी में जो भी आएगा वो आतंकवादी ही होगा। उसके भीतर पांव रखते ही तुमने उसे उसी पर शूट कर देना है। मैं ऐसा ही करूंगी। नजरीना रिवॉल्वर थामे दृढ़ स्वर में कह उठी और पोजीशन ले ली। देवराज चौहान सीटों के बीच रास्ते पर तेजी से बढ़ गया। रोहन एक कदम पीछे था। तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ रोहन, देवराज चौहान ने कहा। मेरे लिए कोई काम नहीं। अभी तो नहीं। रोहन अपनी सीट पर जा बैठा। एक रिवॉल्वर और साइलेंसर निकालकर मुझे दो, देवराज चौहान ने कहा। रोहन ने नीचे पड़े बैग से रिवॉल्वर और साइलेंसर निकालकर देवराज चौहान को दिया। नाल पर साइलेंसर चढ़ाते देवराज चौहान प्रीतम सोनी की तरफ बढ़ गया। प्रीतम सोनी अपनी जगह पर रिवॉल्वर थामे बेहद सतर्क खड़ा था। उसके पास पहुंचकर देवराज चौहान कह उठा, तुमने बहुत अच्छी तरह सब कुछ संभाल लिया। गंभीर था देवराज चौहान। तुमने भी तो सब बढ़िया किया, प्रीतम सोनी सतर्क भाव में बोला। वो लड़की रिवॉल्वर चला लेगी? उसने पुलिस की ट्रेनिंग ले रखी है। वो पहले कांस्टेबल थी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। आतंकवादी नौशाद को आजाद करवाने आए हैं और नौशाद इस वक्त हमारे कब्जे में है, इस डिब्बे में। तो प्रीतम सोनी की निगाह बोगियों को जोड़ते उस रास्ते पर थी जहां से कोई आ सकता था। हमारी बोगी बीच में है। आगे की तरफ गृह मंत्री वाली बोगी है, फिर इंजन रूम है। इंजन पर इस वक्त आतंकवादियों का कब्जा है। वो ही बुलेट ट्रेन को दौड़ा रहे हैं और रास्ते में कहीं पर वो ट्रेन रोकेंगे। कोई ऐसी जगह उन्होंने फिक्स कर रखी होगी जहां पर उन्होंने नौशाद के साथ उतरना है, और वहां पर इनके और साथी भी होंगे। यानी कि हमने आतंकवादियों की सारी प्लानिंग खराब कर दी है। अभी उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ है। अगर हम इस बोगी में किसी को न आने दें तो इन लोगों की सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। परंतु इसमें खतरा यह है कि आतंकवादी गुस्से में पागल होकर ट्रेन में मौजूद बेगुनाहों को शूट कर सकते हैं, जैसे कि पेंट्री कार में मौजूद कर्मचारी। प्रीतम सोनी ने देवराज चौहान को देखा, फिर पुनः वहीं पर नजरें टिका दी। हो सकता है वो हम पर भी काबू पा लें, तो यहां मौजूद सब रिपोर्टरों को वो शूट कर दें। हम उन्हें भीतर नहीं घुसने देंगे, प्रीतम सोनी गुर्रा उठा। उनके पास बम हो सकता है, ग्रेनेड वगैरह। ऐसा हुआ तो वो हमारी बोगी में ग्रेनेड फेंक सकते हैं। इतनी तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन में ग्रेनेड फटने का मतलब है ट्रेन के पड़खच्चे उड़ जाना, सब मारे। वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें अपनी जान, अपना मिशन भी तो प्यारा है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि नौशाद के साथ सही सलामत निकल सकें। परंतु हमें हर तरफ सोच समझ कर चलना है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पेंट्री कार में मेरे दो साथी हैं। अगर उन्हें कुछ कर पाने का मौका मिला तो वो बहुत कुछ कर देंगे। लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ ट्रेन में आए हो, सामने निगाह रखे प्रीतम सोनी ने कहा। मैं इंजन पर कब्जा जमाना चाहता हूं ताकि आतंकवादी रास्ते में ट्रेन को वहां न रोक सकें जहां इनके साथी खड़े। इंजन तक पहुंचने के लिए गृह मंत्री वाली बोगी में मौजूद आतंकवादियों से टकराना होगा। वही करने की सोच रहा हूं। प्रीतम सोनी ने बेचैन नजरों से देवराज चौहान को देखकर कहा। तुम परेशानी पैदा कर रहे हो। कैसे? बाजी तब तक हमारे हाथ में है जब तक इस बोगी में हम किसी को नहीं आने देते। गृह मंत्री वाली बोगी में भी 5-7 आतंकवादी होंगे ही। हम कैसे निपटेंगे? वहां पर ध्यान दिया तो आतंकवादी इस बोगी में। यहां तुम और नजरीना रहोगे। नजरीना? वो लड़की? क्या पता वो लड़की अपनी जगह संभाल पाती है या नहीं। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं उस बोगी में जाकर वहां के आतंकवादियों को खत्म। अकेले जाओगे? हाँ। मैं सलाह नहीं दूंगा कि तुम इस तरह मौत के मुंह में जाओ। वो तुम्हें मार। मैं एसटीएफ के जवानों के कपड़े पहनकर वहां जाऊंगा। वो एकदम मुझे पहचान नहीं पाएंगे। जब तक पहचानेंगे मैं 5 को खत्म कर चुका हूंगा। कोशिश करूंगा कि हालातों को अपने हक में काबू कर सकूं। इस तरह बोगी में मौजूद लोगों की जानें जा सकती हैं। वो तो वैसे भी जाएंगी। तुम हालातों को समझ नहीं रहे।
जब हम इस बोगी पर कब्जा किए रहेंगे, किसी को भीतर नहीं आने देंगे, कोई तो आएगा उन्हें मार देंगे, कोई आएगा तो उन्हें मार देंगे, उन लोगों को आपस में ही हम नहीं मिलने देंगे। नौशाद को हमने पकड़ रखा है। ऐसे में, एक मिनट, दोबारा से, इस तरह बोगी में मौजूद लोगों की जानें जा सकती हैं। वो तो वैसे भी जाएंगी। तुम हालातों को समझ नहीं रहे। जब हम इस बोगी पर कब्जा किए रहेंगे, किसी को भीतर नहीं आने देंगे, कोई आएगा तो उन्हें मार देंगे, उन लोगों को आपस में ही हम मिलने नहीं देंगे। नौशाद को हमने पकड़ रखा है। ऐसे में अपनी प्लानिंग फेल होते देख वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। प्रीतम सोनी के होंठ भिज गए। आतंकवादी बीच रास्ते में कभी भी ट्रेन रोक सकते हैं। पूरी ट्रेन के दरवाजे खोल देंगे। जहां ट्रेन रुकेगी वहां आतंकवादियों के और भी साथी होंगे। तब हम ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बोगी में मौजूद इन रिपोर्टरों को भी बचाना है। यानी कि दौड़ती ट्रेन में ही हम अपने हक में काम कर सकते हैं। यानी कि दौड़ती ट्रेन में ही हम अपने हक का काम कर सकते हैं। तुम अकेले उस बोगी में 8-10 आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम मारे जाओगे। प्रीतम सोनी दांत भींच कर कह उठा। देवराज चौहान के भी दांत भिज गए। मेरी फिक्र मत करो, इस वक्त ये काम करना जरूरी। तुम हो कौन? प्रीतम सोनी ने पूछा। देवराज चौहान ने उसे देखा। प्रीतम सोनी की निगाह सामने की तरफ थी। तुम सरकारी आदमी नहीं हो सकते। क्यों? मैंने ऐसे किसी सरकारी आदमी को नहीं देखा जो इस तरह मौत के मुंह में जाने को तैयार हो जाए। फौज में ऐसे बहुत होंगे। मैंने किसी को नहीं देखा। तुम हो कौन? देवराज चौहान नाम है मेरा। कौन देवराज चौहान? मैं मर गया तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर सीटों के बीच से होता नजरीना की तरफ बढ़ गया। प्रीतम सोनी ने होंठ भींचे पल भर के लिए देवराज चौहान को देखा, फिर नजरें पुनः रास्ते पर टिकाता बड़बड़ाया। पागल है ये। देवराज चौहान ने एक तरफ पड़ी लाश को चेक किया, फिर एक लाश के कपड़े उतारने लगा। नजरीना रिवॉल्वर थामे सतर्क खड़ी थी। तुमने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ संभालना है, देवराज चौहान ने कहा। अगर आतंकवादी इस डिब्बे में आने में सफल हो गए तो वो यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी, नजरीना ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान ने लाश के शरीर से एसटीएफ की वर्दी उतारी, फिर अपने कपड़े उतारकर वर्दी पहनने लगा। आप क्या कर रहे हैं? नजरीना ने पूछा। मैं आतंकवादी बनकर गृह मंत्री वाली बोगी में जा रहा हूं। वहां के आतंकवादियों को खत्म करना है। वो 8-10 होंगे, आप अकेले हैं, नजरीना बोली। इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है। इंजन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ट्रेन को इस वक्त आतंकवादी चला रहे हैं। देवराज चौहान के शरीर पर अब एसटीएफ की वर्दी थी। उसने नीचे पड़ी टोपी उठाई और सिर पर रखकर उसे माथे पर इस तरह झुकाया कि फौरन कोई उसका चेहरा ना देख सके। आप तो पूरे उन आतंकवादियों की तरह ही दिख रहे हैं, नजरीना ने कहा। देवराज चौहान ने एक गन उठाकर अपने कंधे पर लटका ली और रिवॉल्वर जेब में रखा। यही वो वक्त था कि जब गृह मंत्री वाले डिब्बे की तरफ से एक आतंकवादी आया। उसके हाथ में गन दबी थी। बोगियों के बीच के 3-4 फुट के छोटे से रास्ते में अचानक वो आता दिखा। देवराज चौहान उस वक्त रास्ते के ठीक सामने था। उसे आता पाकर ठिठक गया देवराज चौहान। वो लापरवाही वाली चाल से बढ़ता आगे आ गया। उसने इस बोगी में कदम रखते हुए कहा, सब ठीक है? ठीक है, देवराज चौहान बोला। नजरीना, जो कि एक तरफ खड़ी थी, उसे वो देख नहीं पाया था। बिना एक पल गवाए नजरीना ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। पिट की मध्यम से आवाज उभरी और गोली उसके सिर पर जा लगी। गोली लगते ही वो ठिठका और अगले ही पल उसके सिर रास्ते की दीवार से जा टकराया और कटे पेड़ की तरह वो नीचे जा गिरा। शांत पड़ गया था वो। नजरीना ने बहुत ही फुर्ती से काम लिया था। देवराज चौहान ने उसकी टांग पकड़ी और रास्ते में से उसे बोगी में खींचा और एक तरफ कर दिया कि कोई और उधर से आता आतंकवादी लाश देखकर सतर्क न हो सके।
तुमने बढ़िया काम किया। देवराज चौहान मुस्कुराया। नजरीना का खूबसूरत चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। अगला दृश्य। कुछ ऐसा ही हादसा प्रीतम सोनी के साथ हुआ। वो अपनी जगह पर रिवॉल्वर थामे सावधानी की स्थिति में मौजूद था। नजरें बराबर उस रास्ते पर टिकी हुई थी। ट्रेन की गड़गड़ की आवाज बराबर उभर रही थी, परंतु इस आवाज के बीच भी उसने किसी के कदमों की आवाज को महसूस कर लिया था। प्रीतम सोनी के होंठ भिड़ते चले गए। एकाएक एसटीएफ की वर्दी में एक आदमी बोगी में आया। ठिठका। शिकारी चीते की तरह प्रीतम सोनी की खूंखार निगाह उस पर टिक चुकी थी। रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ तना हुआ था। वो आतंकवादी शायद माहौल को समझने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि आशा के विपरीत उसे वहां खड़ा अपना कोई साथी नजर नहीं आया था। तभी उसकी निगाह प्रीतम सोनी पर पड़ी। एकाएक वो आतंकवादी चौंका। उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। हाथ में दबी गन सीधी करनी चाहिए। पिट पिट। प्रीतम सोनी ने एक के बाद एक 2 बार ट्रिगर दबा दिया। दोनों गोलियां उसकी छाती में लगी और आंखें फट गई। गन उसके हाथ से छूट गई और उसके घुटने मुड़े। फिर वो आहिस्ता से नीचे बैठा और एक तरफ लुढ़क गया। दांत भींचे प्रीतम सोनी ने सिर आगे करके बोगी के रास्ते को देखा। कोई और नहीं आ रहा था। उसने फुर्ती से आतंकवादी की लाश की टांग पकड़ी और उसे खींचते हुए एक तरफ कर दिया कि उधर से आने वाला अन्य आतंकवादी की निगाह सीधे लाश पर न पड़े, ताकि वो सावधान न हो जाए। टीवी, अखबारों के रिपोर्टर, कैमरामैन सकते किसी हालत में सहमे से बैठे थे। ऐसे हालात उन्होंने सुने बहुत थे, परंतु आंखों से पहली बार देख रहे थे वो। 3 कैमरामैन तो अपनी सीटों पर मौजूद अपना कैमरा खोले सारे हालातों को अभी तक कैद करने में व्यस्त थे। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। रह रहकर नौशाद की गालियां वहां गूंज रही थी, परंतु वो काबू में था। अगला दृश्य। देवराज चौहान सिर पर कैप झुकाए, गन कंधे पर डाले और रिवॉल्वर जेब में रखे गृह मंत्री वाली बोगी में जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। 5 कदम उठाने के बाद वो गृह मंत्री वाली बोगी में प्रवेश कर गया था। पल भर के लिए ठिठका देवराज चौहान। आसपास नजर मारी। 8 आतंकवादी थे बोगी में इस वक्त। 3 तो देवराज चौहान के पास खड़े थे। गने हाथ में थी। चौथा सीटों के बीच के रास्ते में गन थामे धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और बाकी 4 उस तरफ थे। क्योंकि देवराज चौहान उन्हीं के जैसी वर्दी में था, इसलिए फौरन उस पर शंका करने का कोई मतलब नहीं था। आतंकवादियों ने उसे देखा और उसकी तरफ से लापरवाह हो गए। माथे पर कैप झुकी होने की वजह से वो लोग ठीक से देवराज चौहान का चेहरा भी नहीं देख पाए थे। उसके जिस्म पर पड़ी मात्र वर्दी को देखकर ही वो निश्चिंत हो गए थे। देवराज चौहान ने बोगी में मौजूद लोगों की तरफ देखा। 35-40 लोग थे। सब चुप और डरे से बैठे थे। देवराज चौहान को गृह मंत्री की लाश दिखी, जो कि सीट पर ही लुढ़की पड़ी थी। दूर पूरी बोगी पार कर इंजन की तरफ नजर मारी। इंजन में 2 लोगों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। देवराज चौहान जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कभी भी उसे पहचाना जा सकता है। वो लोग कभी भी उसे पहचान सकते हैं, वो लोग, कि वो उनमें से नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना होगा। 8 लोगों से एक साथ निपटने के लिए गन का इस्तेमाल करना जरूरी था, परंतु गन से इस बात का पूरा पूरा खतरा था कि सीटों पर बैठे लोग भी मारे जाएं। ऐसे में रिवॉल्वर ही इस्तेमाल करनी पड़ी देवराज चौहान को। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब से निकाली और एक के बाद एक 3 फायर कर दिए तीनों पर। फिर बीच रास्ते में टहल रहे चौथे पर फायर किया और तेजी से आगे की तरफ दौड़ पड़ा और ट्रिगर दबाता चला गया। इस बार उसका निशाना सीटों के उस पार खड़े चारों आतंकवादी थे। पिट पिट की मध्यम सी गोली चलने की आवाजें वहां गूंज रही थी। सीट पर बैठे लोगों में से कईयों का ध्यान इस तरफ हुआ। सीटों के उस पार खड़े 2 आतंकवादियों को देवराज चौहान ने गिरते देखा, परंतु बाकी 2 को उसने फुर्ती से सीटों के पीछे पोजीशन लेते देख लिया था। उन पर चलाई गोलियां खाली गई थी। मामला गड़बड़ हो गया था। उनके बचते ही देवराज चौहान ने बिना एक पल की देरी किए फौरन सीटों के बीच वहां बैठे लोगों की टांगों के पास झुक गया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, सब अपनी अपनी सीटों पर नीचे झुक जाएं। आवाज के साथ ही वहां हड़कंप मच गया। नजर आते सिर एकाएक गायब होने लगे। नीचे झुकते चले गए सारे। तभी
तड़ 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 की आवाज से बोगी गूंज उठी। इसके साथ ही दो तीन चीखें गूंजी। स्पष्ट था कि दो तीन गोलियां लगी हैं। देवराज चौहान जानता था कि अगर फौरन कुछ न किया गया तो ये आतंकवादी इस तरह गोलियां चला चलाकर लोगों की जान ले लेंगे। जो भी करना था अब जल्दी करना था। जिन सीटों के बीच देवराज चौहान छिपा था वहां बैठे दो लोग उसे दहशत भरी नजरों से देख रहे थे। डरो मत, मैं आतंकवादी नहीं हूं, देवराज चौहान धीमे से बोला। तुम्हारे कपड़े? तभी एक की चीख सुनाई दी। मुझे बचाओ, मेरी टांग पर गोली लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। परंतु इन हालातों में उसकी सहायता नहीं की जा सकती थी। उसी पल पुनः गन से फायरिंग हुई। तड़ 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 की आवाज से पूरी बोगी फिर गूंज उठी। एक और चीखा। देवराज चौहान के दांत भिज गए थे। वो एकाएक उठा और रिवॉल्वर थामे आगे की तरफ दौड़ा जहां पर वो आतंकवादी गोलियां चला रहे थे। उसके दौड़ने की आवाज वहां गूंज उठी। वो आतंकवादी नहीं समझ सके कि दौड़ने की आवाज का क्या मतलब है। यही समझा कि कोई सीट से उठकर भाग रहा है। ऐसे में एक आतंकवादी ने सिर उठाया और गन सीधी की, पुनः फायरिंग करने के लिए। परंतु तब तक देवराज चौहान उसके सिर पर पहुंच चुका था। पिट। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर से गोली निकली और उसके सिर में जा लगी। परंतु इतने में दूसरे आतंकवादी को संभलने का मौका मिल गया था। उसने गन सीधी करके चला दी। परंतु ठीक इसी वक्त देवराज चौहान ने भी उसकी तरफ रिवॉल्वर सीधी करके ट्रिगर दबा दिया था। गोली उसकी छाती पर लगी, लेकिन तब तक गन से गोलियां निकलकर उसकी तरफ बढ़ चुकी थी। देवराज चौहान को वक्त नहीं मिला खुद को बचाने का। दो गोलियां उसकी बाह में धंसती चली गई। देवराज चौहान के होठों से दबी दबी चीख निकली और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। बाह को दूसरे हाथ से दबाए नीचे बैठता चला गया। पीड़ा से चेहरा सुर्ख हो गया था। आंखों में भी सुर्खी आ गई थी। तभी देवराज चौहान ने देखा कि जिस आतंकवादी को आखिर में गोली मारी थी वो जिंदा था और अपनी गन को संभालने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चौहान ने अब होंठ भींचे अपनी नजरें आसपास घुमाई तो रिवॉल्वर दिखी। एक हाथ से घायल बांह को दबाए उसने रिवॉल्वर उठाई और एक के बाद एक दो गोलियां उसकी छाती पर चला दी। वो शांत पड़ गया। देवराज चौहान उसी मुद्रा में उठा और आसपास नजरें घुमाने लगा। यहां आतंकवादियों की चार लाशें दिखी। देवराज चौहान की निगाह सीटों के बीच के रास्ते पर गई। वहां भी एक लाश पड़ी थी। डिब्बे में सब सहमे हुए झुके थे। देवराज चौहान पलटा और इंजन के दरवाजे की तरफ देखा जो कि पहले से खुला था, परंतु अब दरवाजा बंद था। देवराज चौहान पलटा और इंजन के दरवाजे की तरफ देखा जो कि पहले खुला हुआ था, परंतु अब दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे की तरफ 2-3 इंच का सुराख नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने दरवाजे के ऊपर की जाली को खुले देखा और वहां दो आंखें दिखी। नजरें मिलते ही जाली बंद हो गई। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच रहे थे। ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। देवराज चौहान ने पास ही झुके आदमी से कहा, सीधे हो जाओ, अब कोई खतरा नहीं है, सबसे कह दो ये बात। वो आतंक भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देवराज चौहान पुनः बोला। किससे खतरा नहीं है? वो कांपती स्वर में कहा। वो कांपते स्वर में कह उठा, आतंकवादियों से। तुम भी तो आतंकवादी हो। तुम भी तो आतंकवादी हो। देवराज चौहान का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वो उसे आतंकवादी समझ रहा था। मैं आतंकवादी नहीं हूं। इन जैसे कपड़े मैंने इन्हें धोखा देने के लिए पहने हैं, देवराज चौहान ने पीड़ा दबाते हुए कहा। वो अभी तक आतंक से घिरा था। अपनी सीट पर दुबका रहा। सीधे हो जाओ, देवराज चौहान हिम्मत करके ऊंचे स्वर में बोला। यहाँ के सब आतंकवादी मारे जा चुके हैं। शब्दों का असर हुआ। सब धीरे धीरे सीधे होकर बैठने लगे। मैं आतंकवादी नहीं हूं। उन जैसे कपड़े जरूर पहने, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान पुनः कह उठा। ये शब्द सुनकर उन लोगों की हिम्मत बढ़ी। वो सब सीधे होकर बैठते चले गए। देवराज चौहान ने पुनः इंजन के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, परंतु मौजूद नन्ही खिड़की भी बंद थी। देवराज चौहान ने सामने बैठे आदमी से कहा, रुमाल से मेरी बांह को उस जगह बांधो जहां गोलियां लगी हैं।
वो आदमी फौरन उठा और रुमाल निकालकर उसकी बांह के जख्म पर बांधने लगा। देवराज चांद ने अपना रुमाल भी निकालकर उसे दिया। दूसरे जख्म पर भी कसकर रुमाल बांधा। एक गोली अभी भी बांह के भीतर थी, जबकि दूसरी गोली जख्म बनाकर निकल गई थी। रुमाल बांधे जाने से खून का बहना अब बंद हो गया था। पीड़ा की लहर रह रहकर उठ रही थी। देवराज चांद सीटों के बीच रास्ते पर वापस बढ़ता हुआ कह उठा, सब अपनी सीटों पर बैठो, हालातों से डरो मत, उस पर काबू पाने की चेष्टा। तुम कौन हो? एक ने ऊंची आवाज में पूछा। मैं तुम लोगों में से ही हूं, परंतु तुम्हारे कपड़े तो। एक को मारकर उसके कपड़े पहने मैंने, ताकि आतंकवादी मुझे फौरन न पहचान सकें। देवराज चौहान योगी देवराज चौहान बोगी के अंत में पहुंचा और बोला, लाशें एक तरफ डाल दो। तुम कहां जा रहे हो? वहां इंजन में दो लोग हैं जो कि आतंकवादी। मैं आ रहा हूं, कहते हुए देवराज चौहान दूसरे डिब्बे में जाने वाले रास्ते में प्रवेश कर गया और आगे बढ़कर ठिठका, फिर ऊंचे स्वर में कह उठा, नजरीना गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूं। आ जाइए, नजरीना की आवाज सुनाई दी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दूसरी बोगी में जा पहुंचा। ओह, आप तो घायल हैं। नजरीना नजरीना ने खून से सुर्ख हुई उसकी रुमाल बंधी बांह देख ली थी। मैं ठीक हूं। सीटों पर बैठी सबकी निगाह देवराज चौहान पर टिक गई थी। उस डिब्बे का क्या हाल है? नजरीना ने पूछा। सब काबू में है। आतंकवादी मारे गए हैं, परंतु दो इंजन में हैं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। तुम इंजन के उस बंद दरवाजे के पास पहुंच जाओ, मैं अभी आ रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, कहने के साथ ही नजरीना रिवॉल्वर थामे दूसरी बोगी के रास्ते पर चली गई। देवराज चौहान सीटों के बीच के रास्ते से होता बोगी के पीछे की तरफ बढ़ा। प्रीतम सोनी वहां नजर आया। देवराज चौहान वहां ठिठका जहां नौशाद को दबा रखा था। ये ठीक है? उसकी पहरेदारी पर बैठे दो युवकों से पूछा। हाँ, पर ये गालियां बहुत, कुत्ते कमीने, तभी नौशाद चीखा। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता में तू पतला मत हो साले। एक बार तू मेरे हाथ खोल दे, सबसे पहले तुझे कुत्ते से भी बुरी मौत मारूंगा। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। प्रीतम सोनी के पास पहुंचा। पीछे वाली बोगी में जाने वाले रास्ते पर दो आतंकवादियों की लाशें पड़ी दिखी। तुम वहां क्या करके आए हो? प्रीतम सोनी ने व्याकुलता से पूछा। सब ठीक है, वहां 8 थे, अब वो मर चुके हैं। तुमने सबको मार दिया? प्रीतम सोनी अविश्वास भरे स्वर में कह उठा। हाँ, वो मेरे हत्थे चढ़ गए। मेरे पहने कपड़ों से वो धोखा खा गए। प्रीतम सोनी ने उसकी घायल बांह को देखकर कहा, सस्ते में सौदा निपटा दिया, जबकि तुम्हारी जान जाने की संभावना ज्यादा थी। यहाँ के क्या हालात हैं? उन लोगों को पता चल गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उधर से 3 आतंकवादी इधर आ रहे थे, जिनमें से 2 को मैंने शूट कर दिया, परंतु तीसरा वापस भाग जाने में सफल रहा। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। सावधान हो जाओ, वो अब कोई चाल चल सकते हैं इधर आने के लिए। उनका इधर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौशाद इधर है और इंजन भी इधर है। वो अब यकीनन कुछ करेंगे। ट्रेन के इंजन में कौन है? प्रीतम सोनी ने एकाएक पूछा। आतंकवादी 2 हैं। उन्हें साफ नहीं किया? प्रीतम सोनी की आंखें सिकुड़ी। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था इंजन का। नजरीना को वहीं भेजा है और अब मैं भी उधर ही जा रहा हूं, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा ना हो कि इधर तुम आतंकवादियों को संभाल ना सको और वो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, प्रीतम सोनी ने दृढ़ स्वर में कहा। चाहे जो भी हो जाए, उन्हें यहां मत आने देना। जरूरत पड़ी तो रोहन को भेजकर मुझे बुलवा लेना। प्रीतम सोनी ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान पलटकर वापस चल पड़ा और रास्ते में सीट पर बैठे रोहन के पास रुककर कहा, तुम प्रीतम सोनी के पास रहो, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ठीक है। रोहन उसी पल उठ खड़ा हुआ। तुम घायल हो, परवाह मत करो, कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने गृह मंत्री वाली बोगी में प्रवेश किया तो नजरीना को देख लिया था, जो इंजन के बंद दरवाजे के पास रिवॉल्वर थामे खड़ी थी। देवराज चौहान
उसकी तरफ बढ़ने लगा। बोगी की सीटों पर बैठे लोग डर भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। सब ठीक है, देवराज चांद आगे बढ़ती ऊंची आवाज में बोला। तुम कौन हो? एक ने पूछा। बताया तो, तुम लोगों में से हूं, प्रेस रिपोर्टर हूं, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान नजरीना के पास पहुंचा। दोनों की नजरें मिली। तुम डर तो नहीं रही? देवराज चौहान ने पूछा। थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन मैं खुश हूं कि देश के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला, नजरीना बोली। ये दरवाजा या खिड़की खुलते देखी तुमने? नहीं। देवराज चौहान ने इंजन का दरवाजा थपथपा कर कहा। हमें इंजन पर हाल में कब्जा करना है। तब तक हम ट्रेन को कहीं भी रोककर आतंकवादियों की योजना को बेकार कर सकते हैं। ये जहां पर ट्रेन रोकना चाहते हैं वहां ट्रेन ना रुकी तो फंस जाएंगे। सॉरी, ये गलत हो गया, दोबारा से। देवराज चौहान ने इंजन का दरवाजा थपथपा कर कहा। हमें इंजन पर हाल में कब्जा करना है। सॉरी दोस्तों, बहुत ना मतलब मिस प्रिंटिंग नहीं है, मतलब उड़ चुका है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या, मैं अपने दिमाग से ही भूले जा रहा हूँ। हमें इंजन पर कब्जा करना है, तब हम ट्रेन को कहीं भी रोककर आतंकवादी की योजना को बेकार कर सकते हैं। ये जहां पर ट्रेन रोकना चाहते हैं वहां ट्रेन ना रुके तो फंस जाएंगे। ये ट्रेन कहां पर रोकना चाहते हैं? मैं नहीं जानता, कहकर देवराज चांद ने पुनः दरवाजा खटखटाया। फिर दरवाजे के ऊपर मौजूद नन्ही सी खिड़की खुली। देवराज चौहान ने खिड़की में देखा। फरहान का आधा अधूरा चेहरा दिखा। दरवाजा खोल दो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तुम हमारे साथी नहीं हो, उधर से फरहान की आवाज कानों में पड़ी। नहीं, नहीं हूं तुम्हारा साथी। मैंने तुम्हें मेरे साथियों को मारते देखा है। तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। इधर 2 बोगियों पर हमारा कब्जा है। तुम्हारे 17-18 लोगों को हम मार चुके हैं। बाकी लोग 2 बोगियों के पार अन्य बोगियों में मौजूद हैं, वो भी जल्दी मारे जाएंगे। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, देवराज चांद ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। फरहान का चेहरा उधर से मुस्कुराता दिखा। उसने एक निगाह नजरीना पर मारी। तुम औरतों के सहारे जंग जीतने का इरादा रखते हो? तुम्हारे आधे साथी मारकर आधी जंग तो जीत ली है हमने, देवराज चांद गुर्राया। हम लोगों से कोई नहीं जीत सकता। बहुत जल्दी तुम भी मारे जाओगे। दरवाजा खोलो, देवराज चौहान ने गुर्राकर कहा। हिम्मत है तो खोल लो, उधर से फरहान ने वहशी स्वर में कहा। नौशाद मेरे कब्जे में है, देवराज चौहान बोला। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथी तुम लोगों को मारकर उसे आजाद करा। वहम है तुम्हारा, अब ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जान की परवाह करो, फरहान ने दांत किटकिटाकर कहा। तुम लोगों ने कहां रुकना है रास्ते में? फरहान ने देवराज चांद को नन्ही खिड़की खिड़की जाली में से घूरा और पूर्वत स्वर में कह उठा। इस बात का जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम इस ट्रेन को चलाना कैसे जानते हो? कैसे? 15-20 दिन पहले ही मैंने किसी से जान लिया था कि ट्रेन कैसे कंट्रोल की जा सकती है। तुम्हें ये दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। भाड़ में जाओ, फरहान ने कहने के साथ ही खिड़की को बंद कर दिया। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के निशान चमक उठे थे। अब हम क्या करें? पास खड़ी नजरीना कह उठी। देवराज चौहान दरवाजे को टटोलने लगा। नजरीना ने दरवाजे के नीचे बने छेद को झुककर देखा। उसी पल नजरीना को छेद में भीतर से गन की नाल फंसी दिखी। उधर हो जाओ, नजरीना चीखी और देवराज चौहान को धक्का देकर खुद भी पीछे हटती चली गई। देवराज चौहान लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हो गया। वो कुछ समझ नहीं पाया था। अगले ही पल तड़ तड़ की आवाज से बोगी थर्रा उठी। 2 चीखें गूंजी बोगी में। एक बार गोलियां चलाकर छेद से झांकती नाल हट गई थी। जिन्हें गोलियां लगी थी वो चीख रहे थे। बोगी में एक बार फिर भय से भरी सनसनी फैल गई थी।
एक आदमी जो पहले घायल हुआ था वो अब अपनी सीट पर बेहोश पड़ा था। देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा, घायलों की जो कोई सहायता कर सकते हो वो करो, परंतु कोई भी अपनी सीट से नहीं उठा परंतु कोई भी अब सीट से नहीं उठा। अब गोलियां नहीं आएंगी, डरो मत। इस बार दो तीन लोग उठकर घायलों की तरफ बढ़े। तुम सब पीछे वाली सीटों पर जाकर बैठ जाओ, देवराज चौहान ने पुनः कहा। ये सुनते ही सब अपनी अपनी जगह से उठकर पीछे की सीटों की तरफ जाने लगे। चार पांच लोग घायलों को सहारा देकर पीछे की तरफ ले जाने लगे। नजरीना नजरीना की पैनी निगाह दरवाजे के नीचे के छेद पर लगी थी कि कहीं वहां से पुनः गोलियां तो नहीं चलाने की कोशिश होने जा रही। परंतु अभी छेद खाली था, वहां गन की नाल नहीं थी। दोनों घायल व्यक्ति रह रहकर चीख रहे थे। आतंक का नाच जारी था बुलेट ट्रेन में आतंक का नाच जारी था बुलेट ट्रेन में, और ट्रेन धड़ाधड़ दौड़ी जा रही थी। होंठ भींचे देवराज चौहान ने नजरीना को देखा। मुझे अच्छा लगा कि तुम इन हालातों में भी सतर्क रहने वाली लड़की हो। नजरीना ने कुछ नहीं कहा, नजरें छेद पर ही थी। सब लोग पीछे की सीटों के पास पहुंच चुके थे, बैठ रहे थे वहां, अपनी समझ के हिसाब से घायलों को संभालने की चेष्टा कर रहे थे। जगह जगह खून पड़ा दिख रहा था। मेरे दिमाग में एक बात आई है, नजरीना बोली। क्या? देवराज चौहान ने पूछा। इस दरवाजे के छेद में गन की नाल डालकर हम इंजन में गोलियां बरसाकर भीतर के लोगों को बेकार कर सकते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? वो ट्रेन को संभाले हुए हैं। हमारे गोलियां चलाने से ट्रेन पलट भी सकती है। तो हम क्या करें? हम इस तरह खड़े नहीं रह सकते। हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। देवराज चौहान ने दरवाजे को देखा। ये संभव नहीं हो सकेगा। ऐसा करते ही वो भीतर से गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। हमें दरवाजा तोड़ना ही होगा, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। दरवाजे की साइड में नीचे बैठ जाओ। जब भी छेद में गन की नाल लगती देखो तो नाल पर फायर करो। नाल पर एक गोली भी लग गई तो गन बेकार हो जाएगी उनकी। ओह, ये ठीक है, नजरीना ने कहा और नीचे बैठ गई, नजर दरवाजे के छेद पर टिका दी। देवराज चौहान की निगाह दरवाजे पर ही घूम रही थी। भीतर कितने आदमी हैं? नजरीना ने पूछा। दो, देवराज चौहान ने कहा। मैं वहां से कुछ रिपोर्टरों को लाता हूं जो कि दरवाजे पर धक्का मारकर इसे तोड़ सकें। देवराज चौहान ने कहा और पीछे की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्वर थामे नजरीना दरवाजे के छेद पर नजरें टिकाए बैठी थी। अगला दृश्य। इस्माइल ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में बने गार्ड के केबिन में पहुंचा तो वहां अपने आदमी को मौजूद पाया। गार्ड कहीं भी नहीं दिखा तो उसने उस आदमी से पूछा, सब कंट्रोल में है? हाँ जनाब। इस्माइल पलटा और गार्ड के केबिन से निकलकर आगे बोगी में आया। वहां भी एक आदमी खड़ा था। सतर्क रहो, उसे कहते हुए इस्माइल आगे बढ़ता चला गया। ये वाली बोगी पूरी खाली थी। सीटें लगी हुई थी परंतु वहां कोई बैठा नहीं था। अगली बोगी भी खाली थी, उसमें भी एक आदमी खड़ा था। उससे अगली बोगी में सोने से भरी पेटियां पेटियों की थी। दो आतंकवादी गने थामे वहां खड़े थे। गोल्ड की खुशबू सूंघ रहे हो? इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा। गोल्ड की खुशबू नहीं होती जनाब, एक आतंकवादी ने मुस्कुराकर कहा। अगर ये हमारे ठिकाने पर पहुंच जाएं तो तब जरूर इसमें से महक आएगी। ये संभव नहीं। हम यहाँ सिर्फ नौशाद को लेने आए हैं। वो हमारे लिए सोने सॉरी वो हमारे लिए सोने से भी बढ़कर है। अगर कोशिश करें तो सोने को यहाँ से ले जा सकते हैं, दूसरा आतंकवादी कह उठा। कैसे? इस्माइल ने उसे देखा। खान को फोन कर दें कि एक बड़े ट्रक का इंतजाम करके वहां ले आए जहां हमने ट्रेन रोकनी है और फरार होना है। कुछ और आदमी वहां ले आए। हम काफी आदमी होंगे वहां, और 20 मिनट में सारे सोने को ट्रक में लाद लेंगे। इस्माइल के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। ये बोगी सीटों वाली नहीं थी। सीटों के बिना खाली थी और सोने के भरे सारे लोहे के ट्रंक फर्श पर एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे, और उन पर लटक रहे तालों पर सील लगी नजर आ रही थी। वो आतंकवादी पुनः कह उठा। अगर हम ये सोना ले गए तो हमारे पास बहुत बड़ी दौलत इकट्ठी हो जाएगी।
जिससे कि हम हिंदुस्तान में अपना जबरदस्त नेटवर्क तैयार कर लेंगे और एक से बढ़कर एक खतरनाक हादसों को अंजाम देंगे। तुम्हारा कहना सही है, इस्माइल ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। परंतु मैं दूसरे किसी काम में उलझना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि सोने को हासिल करने के चक्कर में नौशाद को ले जाने में सफल ना हो सकूं। कोई और ही अड़चन आ जाए। तुम नहीं समझोगे कि नौशाद को आजाद कराकर ले जाना कितना जरूरी है। वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो आतंकवादी पुनः कह उठा। आप लोग नौशाद को लेकर चले जाइएगा। हम कुछ लोग बाद में सोने को ट्रक में लादकर किसी ठिकाने पर पहुंचा देंगे। इस्माइल को यह योजना बुरी नहीं लगी। चंद पल उनके बीच चुप्पी रही। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। ऐसा शानदार मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सोने को ले गए तो हम भविष्य में इसी दौलत के दम पर हिंदुस्तान को दहला कर रख देंगे। आप लोग नौशाद के साथ निकल जाएं, सोने को हम संभाल लेंगे। सब काम वैसे ही चलेंगे जैसे आप चाहते हैं। एकाएक इस्माइल ने सिर हिलाया और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाता कह उठा। सोने को तुम बाकी लोग ही ट्रक में लाद कर किसी ठिकाने पर या कहीं और छिपा दोगे। मैं 2-3 लोगों के साथ नौशाद को लेकर निकल जाऊंगा। इसके साथ इस्माइल ने मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। इस्माइल के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। कहो इस्माइल। इस्माइल के कानों में खान की आवाज पड़ी। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। ट्रेन में मौजूद सोने की बाबत नया प्रोग्राम बनाया है। क्या? हम लोग नौशाद को लेकर निकल जाएंगे, जबकि हमारे कुछ आदमी सोने को ट्रेन से निकालकर तुम्हारे मंगाए ट्रक में भर देंगे। तुम इस काम के लिए कुछ और आदमी भी बुलाकर रखोगे। ट्रेन के यहाँ पहुंचने में कितना वक्त है? 1.5 घंटा। ठीक है, मैं फुल बॉडी का ट्रक मंगवाता हूँ और 8-10 आदमी भी बुला लेता हूँ। तुम यह इंतजाम करके रखो। अगर हम सोना ले जाने में कामयाब हो रहे तो भविष्य में आतंक का नंगा नाच नचा देंगे हिंदुस्तान में। कहते हुए इस्माइल के चेहरे पर खूंखारता से भरे वहशी भाव नाचने लगे थे। ये बढ़िया बात कही। ट्रेन पर क्या तुमने कब्जा कर लिया है? उधर से खान ने पूछा। हाँ, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इस्माइल ने कहकर फोन बंद कर दिया और जेब में रखते दोनों आतंकवादियों से मुस्कुराकर कह उठा। तुम्हारी बात मान ली, अब खुश हो? हाँ जनाब। एक ने वहां मौजूद सोने की पेटियों को देखकर कहा। ये सारा सोना हमारा हो जाएगा। सब काम सावधानी से करना। हम ट्रेन को वहां ज्यादा देर नहीं रोक सकते। सारा काम फुर्ती से करना है। दोनों ने सिर हिला दिया। इस्माइल पुनः आगे की तरफ बढ़ गया। गोल्ड रखे डिब्बे से निकलकर इस्माइल ने पेंट्री कार में प्रवेश किया। पेंट्री कार में ठिठक कर इस्माइल ने सब तरफ नजर मारी। पेंट्री कार के कर्मचारी ट्रेन के फर्श पर सहमे से बैठे थे। 8 आतंकवादी उनके सिर पर खड़े थे। 3 अन्य जगहों पर अलग अलग खड़े सब पर नजर रख रहे थे। और ये वही वक्त था जब कि 3 आतंकवादी गन थामे उस डिब्बे से प्रेस रिपोर्टरों के डिब्बे की तरफ जा रहे थे। सब ठीक है? इस्माइल ने ऊंची आवाज में पूछा। ठीक है जनाब, एक की आवाज आई। इस्माइल पेंट्री कार के नीचे बैठे कर्मचारियों को देखता कह उठा। हमसे डरने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठे रहो। बस कुछ ही देर की बात है। 1-1.25 घंटा और उसके बाद हम ट्रेन छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ा सा वक्त तुम लोगों ने आराम से बिताना है। तभी एक आतंकवादी चीखता हुआ प्रेस वालों के डब्बे में से वापस पेंट्री कार में दौड़ता आया। वहां कोई गोलियां चला रहा है। उसने हमारे 2 साथियों को मार दिया। मैं सबकी निगाह दूसरे डिब्बे पर जाते रास्ते पर गई। चीखने वाला आतंकवादी एक तरफ खड़ा हाँफ रहा था। इस्माइल की आंखें सिकुड़ी। वो उस आतंकवादी के पास पहुंचा। क्या हुआ? जनाब, मैं 2 के साथ उस तरफ जा रहा था। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और उस बोगी में प्रवेश करते ही उन्हें गोलियां लगी और मैंने उन्हें नीचे गिरते देखा। तब मैं उसी वक्त वापस भाग आया। कोई उस तरफ छिपा हुआ है, जो भी उधर जाए तो उस पर गोली चला सके। ये कैसे हो सकता है? इस्माइल ने होंठ भींचे कहा। वहां तो हमारे 8-10 लोग हैं। आप खुद ही देख लीजिए जनाब। इस्माइल वहां से हटकर बोगी के अंत में रास्ते के पास पहुंचा और भीतर झांका।
6 फुट लंबे रास्ते के उस पार अपने दो आदमियों की लाशें पड़ी दिखाई दी। ये देखकर उसके चेहरे पर वहशी भाव आ ठहरे। उसे यकीन नहीं आया कि ये सब हो गया, जबकि उसके आदमी वहां हैं। उसके आदमियों के वहां होते ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन सामने जो था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। इस्माइल सतर्क खड़ा था किनारे की तरफ, कि उधर से गोलियां चलें तो उससे बचा जा सके। पीछे से सदाकत पास आया और बोला, क्या हुआ? देख लो, इस्माइल ने कठोर स्वर में कहा। सदाकत ने सिर आगे करके देखा। चंद पल देखता रहा, फिर पीछे हटता कह उठा, ये कैसे संभव है? उस बोगी में तो हमारे कई आदमी हैं। वो भला हमारे ही लोगों को क्यों मारेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, इस्माइल ने शब्दों को चबाते हुए कहा। पेंट्री कार के कर्मचारियों की भीड़ में विनय बरूटा और जगमोहन भी पास पास बैठे थे। दोनों की नजरें मिली। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हुआ है वहां, जगमोहन फुसफुसाहट भरे स्वर में कह उठा। लगता है मेरे बच्चे ने कोई कमाल कर दिखाया उधर, विनय बरूटा धीमे स्वर में बोला। तुम्हारा मतलब देवराज चौहान? जगमोहन अचकचा उठा। अगला डब्बा प्रेस वालों का था और मेरा बच्चा वही है। बच्चा? जगमोहन ने तीखी नजरों से उसे देखा। बच्चा है तो बच्चा ही कहूंगा। विनय बरूटा की निगाह वहां फैले आतंकवादियों पर फिर रही थी। वो तेरा बाप है। तेरा होगा, मेरा तो बच्चा ही है। बाद में देखूंगा तुझे। मेरे बच्चे ने रिपोर्टरों वाली बोगी में आतंकवादियों को साफ कर दिया होगा, तभी। असंभव, जगमोहन फुसफुसाया। वो अकेला 10 हथियारबंद लोगों से नहीं निपट सकता। मेरा बच्चा कुछ भी कर सकता है। उल्लू के पट्टे, अकल से सोच कि एक अकेला कैसे 10 हथियारबंद लोगों को। हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्चे ने ऐसा कुछ कर दिया है। जगमोहन की गंभीर निगाह पेंट्री कार में फिरने लगी। बंदे गिन, यहाँ पर कितने हैं? विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? बच्चे ने कुछ कर दिखाया और हम चूहों की तरह बैठे रहे, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन यहाँ 30-40 पेंट्री कार वाले लोग हैं, कुछ किया तो ये खतरे में पड़ सकते हैं। बड़े कामों के लिए छोटी मोटी बातें मत सोचो। इस समय हमारा हरकत में आना जरूरी है, वरना बच्चे की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। उधर वो अकेला जाने किन हालातों में फंसा होगा, विनय बरूटा ने कहा। दोनों की निगाह पेंट्री कार में आतंकवादियों पर फिरने लगी। इस्माइल को मिलाकर इस वक्त वहां कुल 11 आतंकवादी थे। 11? जगमोहन बोला। जब गोलियां चलेंगी तो और भी यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। 15-20 तक इनकी संख्या पहुंच सकती है। इतने के तो हम दो नहीं संभाल सकते। एक ने गन खोल दी तो पेंट्री कार के कर्मचारी मारे जाएंगे। यहाँ लाशें ही लाशें होंगी। हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे, जगमोहन ने कहा। विनय बरूटा को लगा कि इतने लोगों को संभाल पाना कठिन है। तेरा कहना ठीक है, परंतु हमें कुछ तो करना चाहिए। उधर अपना बच्चा अकेला है। इस्माइल और सदाकत की नजरें मिली। क्या हम ये सोचें कि प्रेस रिपोर्टरों ने हमारे आदमियों पर काबू पा लिया है? इस्माइल बोला। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, परंतु ये कैसे संभव है कि तब हमारे किसी भी आदमी को गन चलाने का मौका मिला ना हो? इस्माइल के होंठ भींच रहे। हमें उनसे बात करनी चाहिए कि मालूम हो वहां क्या चल रहा है। सदाकत, उधर जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। नौशाद उधर है, फरहान एक साथी के साथ इंजन पर कब्जा जमाए हुए है, और हम इधर हैं। इस तरह हमारा काम कैसे पूरा होगा? हमारा टारगेट तो नौशाद की आजादी है। बोला तो उससे बात करो। वो शायद उस बोगी के रास्ते में पास ही छिपा हो। हमारी आवाज उस तक पहुंच जाएगी। इस्माइल ने चेहरा आगे किए ऊंचे स्वर में कह उठा। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जवाब में कोई आवाज नहीं आई। गोलियां चलाने वाले, मैं तुमसे कह रहा हूं, इस्माइल और भी ऊंचे स्वर में बोला। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कुछ खामोशी के बाद प्रीतम सोनी की आवाज आई। क्या है? कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो? इस्माइल पुनः ऊंचे स्वर में कह उठा। जवाब में प्रीतम सोनी की आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गए? जवाब दो मेरी बात का। तुम लोग कौन हो? और मैं दूसरे को बुलाता हूं।
प्रीतम सोनी की आवाज आई। वो तुमसे बात करेगा। इस्माइल की आंखें सिकुड़ी। वो कह उठा, तुम कितने लोग हो? मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। दूसरा आ रहा है, उससे बात करना। प्रीतम सोनी की आवाज पुनः आई। इस्माइल के होंठ भिज गए। वो सदाकत से बोला, उनकी गिनती ज्यादा है। हैरानी है। सदाकत का स्वर कठोर हो गया। कौन हो सकते हैं ये? शायद पुलिस वाले, जो कि रिपोर्टरों के वेश में ट्रेन में यात्रा कर रहे हों। इस्माइल दांत भींच कर कह उठा, ऐसा है तो फिर हमारा काम खराब हो सकता है। नौशाद उनके कब्जे में चला गया होगा। हमें यह भी नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है। वो 7-8 तो जरूर होंगे। तभी वो हमारे आदमियों पर काबू पा सकेंगे। ये तो बुरा हुआ हमारे लिए। सदाकत ने सिर आगे करके दूसरी बोगी में जाने वाले रास्ते पर अपने आदमियों की लाशें देखी, फिर सिर पीछे कर लिया। जैसे भी हो, हमें जल्दी से हालातों को अपने हक में करना होगा। इस्माइल होंठ भींचे खड़ा रहा। कुछ मिनट बीते कि उधर से देवराज चौहान की आवाज सुनाई दी। क्या बात करना चाहते हो तुम लोग? तुम लोगों ने हमारे आदमियों के साथ क्या किया? इस्माइल ऊंचे स्वर में बोला, मार दिया। नौशाद का क्या किया? इस्माइल के चेहरे पर कठोरता नजर आ रही थी। जिंदा है, उसे पकड़ रखा है। सुनकर इस्माइल ने चैन की सांस ली। तुम कितने हो? इस्माइल ने पुनः पूछा। काम की बात करो। देवराज चौहान की आवाज आई। पुलिस वाले हो तुम? नहीं, पुलिस से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम तो ट्रेन में रखा सोना लूटने आए थे, परंतु तुम लोगों ने ट्रेन पर कब्जा करके हमारी सारी योजना खराब कर दी। देवराज चौहान की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर इस्माइल ने चैन की सांस ली। तुम लोग भी सोना लेने आए हो? उधर से देवराज चौहान की आवाज आई। नहीं, हम नौशाद को आजाद कराने आए हैं। इस्माइल ने ऊंचे स्वर में कहा। आतंकवादी हो? ऐसा ही समझ लो। इस्माइल ने गंभीर स्वर में कहा। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। सुना तुमने? हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हें सोना चाहिए और हमें नौशाद चाहिए। इस्माइल ने पुनः कहा। हम दोस्त बनकर इस छोटे से सफर को और अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? देवराज चौहान की आवाज आई। हमने तुम्हारे 20 आदमी को मार दिया है और 20? 20? गृह मंत्री वाली बोगी पर भी हमारा कब्जा है और कुछ ही देर में इंजन पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। इस्माइल ने गहरी सांस ली। तुमने तो हमारे बहुत आदमियों को मार दिया। वही तो कह रहा हूं कि ऐसे में हमसे दोस्ती कैसे हो सकती है? जो भी हो, हमें मिलकर तो चलना ही होगा। तुम्हें सोना चाहिए, वो इस तरफ है। हमें नौशाद चाहिए, वो तुम्हारे पास है। इस्माइल ने व्याकुल किंतु शांत स्वर में कहा। जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे तब तक हम में से किसी का काम नहीं हो सकता। तुम अपने 20 आदमियों की मौत को कैसे भूलोगे? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। भूलना पड़ेगा। हमारा मिशन तो नौशाद को ले जाना है। तुमने अनजाने में हमारे लोगों को मारा है। हम लोगों में दुश्मनी नहीं है। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। जवाब दो। हम दोस्त बन सकते हैं। इस्माइल ने पुनः कहा। नाम क्या है तुम्हारा? इस्माइल। इस बारे में मुझे अपने साथियों से बात करनी होगी। देवराज चौहान की आवाज आई। कर लो। उसके बाद खामोशी छा गई। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। उन्होंने हमारे 20 आदमी मार दिए इस्माइल। सदाकत गुस्से भरे स्वर में कह उठा। तो? इस्माइल ने सदाकत को देखा। सोचो इस्माइल, 20 आदमी हमारे मार दिए। हम उनसे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? सदाकत क्रोध में था। हमारा मिशन क्या है? क्या मतलब?
हमारा मिशन आदमियों की मौत पर चिंता करना नहीं है, नौशाद को आजाद कराकर साथ ले जाना है। लेकिन जुबान बंद रखो, इस मिशन का इंचार्ज मैं हूं। मैं जो कहूंगा वही सबको मानना पड़ेगा। उधर सूफी साबिर नईम भी थे। वो बेशक वो मारे गए हों, परंतु मैं अपने मिशन में कामयाब होने की पूरी कोशिश करूंगा। इस्माइल ने कठोर स्वर में कहा, मुझे उनकी मौत का अफसोस है, परंतु मैं अपने मिशन को नहीं भूल सकता। हमें हर हाल में इन लोगों से दोस्ती करनी होगी, तभी हम अपने मिशन में सफल हो सकते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं कि नौशाद अभी तक उनकी पकड़ में है और जिंदा है? तुम तो तभी इस्माइल की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। इस्माइल ने मोबाइल निकाला और बात की। हेलो, काम हो रहा है इस्माइल मियाँ? उधर से हसन की आवाज आई। ओह, जनाब हसन साहब, इस्माइल के होठों से निकला। काम हो रहा है, कुछ अड़चन आ गई है। कैसी अड़चन? इस्माइल ने फोन पर सारे हालात हसन को बताए। इस्माइल, इन कामों में हमारे जवान शहीद भी होते हैं। तुम हिम्मत मत हारो। जैसा भी हो नौशाद को हासिल करके वहां से निकल जाओ। जो करने जो करने निकले हो उसे पूरा करो। मैं यही कह रहा हूं जनाब। जब तुम नौशाद को लेकर पाकिस्तान पहुंचोगे तो बहुत बड़ा जश्न होगा। तुम हीरो बन जाओगे हमारे। जी जनाब। इस्माइल के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। हमारे लिए नौशाद जरूरी है। तुम्हें साबित कर देना है कि तुमने कमाल कर दिखाया। मैं ऐसा ही करूंगा। फोन बंद हो गया। इस्माइल फोन को जेब में रखता कह उठा, हसन साहब भी कह रहे हैं कि जैसे भी हो नौशाद को लेकर वहां से निकल जाओ। जवाब में सदाकत सिर हिलाकर रह गया। जगमोहन और विनय बरूटा की नजरें मिली। वो लोग कुछ दूर ही थे। वो लोग कुछ दूर थे, इसलिए इस्माइल और देवराज चांद में हुई बातों को वो सुन न सके, परंतु इतना समझ चुके थे कि इस्माइल ने उधर के लोगों से बात की है। मेरा बच्चा कोई और कमाल दिखाने वाला है, विनय बरूटा मध्यम स्वर में कह उठा। उसे बच्चा मत कहना, वरना मैं रिवॉल्वर निकालकर तुम्हें शूट कर दूंगा, जगमोहन ने भिन भिना कर कहा। अपने बच्चे को बच्चा ही कहूंगा। उसने आतंकवादियों से कुछ बात की है, बिना वजह तो वो बात करने से रहा। अब वो कुछ गड़बड़ करेगा। तुम अपने बारे में सोचो कि तुम कुछ भी नहीं कर सके। तुम्हें 100 करोड़ नहीं मिलेंगे। तुम ये बात मत कहो, इसमें तुम्हारा बोलने का कोई मतलब नहीं है, विनय बरूटा ने कहा। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है तो 100 करोड़ किस बात का? 200 करोड़ के 200 करोड़ देवराज चौहान के होंगे। देवराज चौहान से मेरी बात हो चुकी है। पैसा आधा आधा बंटेगा, जो शेख जहांगीर अली से मिलेगा। हराम की खाना चाहते हो? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। हलाल की खाऊंगा। देवराज चौहान भी काम पर आया और मैं भी। उसे मौका मिल गया करने का उसे मौका मिल गया कुछ करने का, और मुझे मौका नहीं मिला। तुम अपने को ही लो। तुम भी तो यहाँ हो। क्या किया तुमने? विनय बरूटा कह उठा। मैं कुछ करने नहीं आया था, मैं तो कामों पर नजर रखने आया था। नवाब हो तुम? विनय बरूटा मुंह बनाकर कह उठा। सौदा तुम्हारा और देवराज चौहान का हुआ था जहांगीर अली से, मेरा नहीं। तुम अपने बारे में सोचो। वो देखो, विनय बरूटा इस्माइल को देखते कह उठा। वो फिर बात कर रहा है। इस्माइल और सदाकत के कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। मेरी आवाज सुन रहे हो? कहो, इस्माइल ने ऊंचे स्वर में कहा। हमें तुम्हारी बात मंजूर है। हमें एक दूसरे के कामों से कोई मतलब नहीं। तुम नौशाद को लेना चाहते हो और हम सोना लेना चाहते हैं। हमने तुम्हारे आदमी को मार दिया, उसका हमें अफसोस है। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हम में कोई दुश्मनी नहीं। वो तुमने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मेरे साथी कहते हैं कि नौशाद को अभी हम अपनी कैद में रखेंगे कि कहीं तुम धोखा ना दे दो। हम धोखा क्यों देंगे? अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु मेरे साथियों के मन में जो शंका है वो भी तो मिटानी होगी। नौशाद अभी हमारे कब्जे में रहेगा। कब तक? तुम लोगों ने नौशाद को लेकर कहाँ उतरना है? उधर से देवराज चौहान की आवाज आई।
इस्माइल ने बताया। ट्रेन की गति के हिसाब से वो जगह आने में 1 सवा घंटा बाकी है। तब तक नौशाद हमारे कब्जे में रहेगा। मुझे मंजूर है, परंतु तुमने कहां पर सोना उतारने का प्लान कर रखा है? इस्माइल ने पूछा। जहां तुमने नौशाद के साथ उतरना है उससे 15 मिनट आगे की एक जगह है, वहां हमने सोना उतारना है। ठीक है, हम मिलकर चलेंगे, इस्माइल ने ऊंचे स्वर में कहा। अगर तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, अपने साथियों की मौत का बदला हमसे लेने की कोशिश की, तो नौशाद को हम खत्म कर देंगे। वहम निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हमें दोस्तों की तरह मिलना होगा। ये हिम्मत तुम ही करो, परंतु मेरे 2 साथी पेंट्री कार में हैं। उन्हें पहले यहां भेज दो मेरे पास। 2 साथी यहां? कहते हुए इस्माइल ने पेंट्री कार में बैठे कर्मचारियों को देखा। हाँ, पहले उन्हें भेजकर दोस्ती की किश्त पूरी करो। मैं पहचानूंगा कैसे उन्हें? इस्माइल ने कहा। उनके नाम विनय बरूटा और जगमोहन है। रुको 1 मिनट, इस्माइल ने कहा और वहां से हटकर पेंट्री कार के कर्मचारियों के पास पहुंचा। तुम लोगों में विनय बरूटा और जगमोहन कौन है? वो दोनों खड़े हो जाओ। जगमोहन और विनय बरूटा की नजरें मिली। घबराओ मत, दूसरे डिब्बे में मौजूद तुम्हारे साथी ने तुम्हारे नाम बताए हैं कि तुम दोनों को उसके पास भेज दूं। जगमोहन और विनय बरूटा की नजरें मिली। इशारे हुए, फिर दोनों खड़े हो गए। तुम दोनों हो विनय बरूटा और जगमोहन? इस्माइल ने पूछा। हाँ, जगमोहन ने कहा। चलो, आगे वाले डिब्बे में जाओ, वहां तुम्हारा साथी तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, इस्माइल शांत स्वर में बोला। दोनों आगे की तरफ चल पड़े। इस्माइल उनके पीछे हो गया। विनय बरूटा और जगमोहन दोनों बोगियों को मिलाने वाले रास्ते के बीच पड़ी लाशों को फलांगते हुए आगे बोगी में जा पहुंचे। इस्माइल पुनः पहले की तरह सतर्क खड़ा झांक कर आगे देख रहा था। सदाकत भी सतर्क खड़ा था। तभी जगमोहन और विनय बरूटा पुनः दिखे। वो रास्ते में पड़ी लाशों को खींचकर उस बोगी में ले गए। क्या हम ठीक कर रहे हैं? सदाकत ने पूछा। हाँ, इस्माइल बोला। इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी है। हमें हर हाल में अपने मिशन को सफल करना है। अब उससे बात करो, सदाकत ने कहा। अगले ही पल इस्माइल ऊंचे स्वर में कह उठा। तुम्हारे साथी हमने तुम्हें दे दिए हैं। शुक्रिया। उधर से देवराज चौहान की आवाज आई। अब हमें मिल लेना चाहिए। तुम यहाँ आओ, और मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि अपना विश्वास जमाने के लिए पहले तुम्हें आना होगा। तो मुझे ही आना पड़ेगा? हाँ, इस्माइल ने सदाकत को देखा। वो तुम्हें मार भी सकते हैं, सदाकत गंभीर स्वर में बोला। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। कैसे कह सकते हो? मेरे मरने से मामला नहीं सुलझेगा, बल्कि और भी उलझ जाएगा। ये बात वो भी जानते हैं। उन्हें सोना चाहिए, जो कि इस डिब्बे के पीछे वाले डिब्बे में पड़ा है। वो भी चाहते होंगे कि मामला आराम से निपट जाए, इस्माइल ने कहा। तो वो क्यों नहीं आता इस डिब्बे में? वो डर रहे होंगे, सावधानी बरत रहे होंगे। चिंता की कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। सदाकत ने कुछ नहीं कहा। बेचैन बेचैन हो रहा था वो। जाना ही पड़ेगा मुझे, इस्माइल बोला। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस स्थिति में तुम मामले के बड़े होगे, और जो ठीक समझना वो करना। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, सब ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा। सदाकत ने सिर हिला दिया। इस्माइल पुनः ऊंचे स्वर में कह उठा। मैं आ रहा हूं, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। देवराज चौहान की आवाज सुनाई दी। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहां रोकते हैं, 10वां किस्सा। और अब हम लगाते हैं गैस कि क्या होगा आगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि देवराज चौहान के पत्ते बिल्कुल सेट बैठ गए हैं अब। पहले उसका एक हाथ कमजोर था कि जगमोहन और विनय बरूटा उसके पास नहीं थे। वो अब उसके पास पहुंच चुके हैं। तो सारे पत्ते देवराज चौहान के पास आ गए हैं। इस्माइल उनके पास आ गया है। इस्माइल उनके पास है तो देवराज चौहान से मिलने जाएगा। देवराज चौहान से पकड़ कर ले जाएगा इंजन खुलवाने।
मुझे जैसा लगता है कि उसकी खोपड़ी पे लगा देगा गन कि चल भाई यार दरवाजा खोल। अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो ठीक, नहीं तो देवराज चौहान को जो जितना मैं जानता हूँ, जैसे हमने वो देखा उसमें डेथ वारंट में, वो किसी को गोली मारने के टाइम ज्यादा सोचता नहीं है, तो इसकी खोपड़ी खोल देगा वो। खैर, पर कहानी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मुझे ना क्षमा के साथ कहना पड़ेगा कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले एपिसोड में ही बताया था कि यहाँ पहुंचकर कोई दो पन्ने हैं, दो नहीं मतलब चार पन्ने होंगे, क्योंकि जब प्रिंट वो फोटो ली जाती है तो दो पेजेस की सामने सामने ली जाती है। कोई चार पेज हैं जो गायब है, एक साथ गायब नहीं है, बस कहीं इधर उधर से गायब है। तो वो जो है आपको मेरे साथ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पहले देखकर और चेक कर सकूं कि वहां कितना लॉस क्या होने वाला है हमारा, लेकिन लॉस तो लॉस ही है, क्योंकि कहानी अब अपने बिल्कुल सही मोड़ पर आ चुकी है। और ऐसे में अगर मिस प्रिंट या पेज मिसिंग वाली सिचुएशन हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 306 है तो सही, कहीं पर गड़बड़ है, देखते हैं। तो जो मैंने कहा था कि अच्छा हाँ, कि कौन कौन से पेजेस नहीं है, तो वो हैं जी 312 नहीं है, 13 नहीं है, 14, 15, 16, नहीं, 312, 13 नहीं है, और आगे जाकर दो और पेजेस हैं जो नहीं है। बस इतना ही नुकसान होगा हमारा। खैर, जैसा भी है, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की। वो आज छुट्टी थी तो मुझे लगा कि जल्दी से कर दूं, लेकिन थोड़ा यहाँ लाइट वाइट का भी मसला हो जाता है कभी कभार, उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक 9 भाग तो सुन ही लिए होंगे। तो अच्छा दोस्तों, मैं भूल नहीं गया हूँ, पता नहीं आप लोगों को शायद मेरे बारे में बुरा लगे, लेकिन यदि आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया हो कि मैंने आप लोगों को 15 अगस्त की बधाई नहीं दी। मैंने इसलिए बधाई नहीं दी क्योंकि मैं दोस्तों उन लोगों में से हूं जो ये मानता है कि हम अभी भी स्वतंत्र नहीं है। इस देश को ऐसे आज़ादी नहीं मिली थी। हम अगर हम उस बहस में जाएंगे ना तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस किताब से अंग्रेज हमें रूल कर रहा था, हमने उसी किताब से अब हम रूल हो रहे हैं और उसे हमने नाम दे दिया संविधान का। खैर, देश में है तो सिस्टम को तो मानना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन ये अजीब सा है, तो इसलिए मैं इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। ये जी वो जी, ठीक है। हाँ, हमारे लिए कुछ लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनका सम्मान करता हूं मैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज भी सब कुछ उनके पास ही है, जैसा कि पहले चल रहा था। तो जो जो नीचे वाली लाइन थी ना, उनके लिए 14 अगस्त और 15 अगस्त या 13 अगस्त और 15 अगस्त एक ही जैसी थी, सन 47 में भी, आज भी। इसलिए इस तरह के इधर उधर का वहम नहीं मैं पालता। बाकी ठीक है, जैसे ही लोग बाग भेज देते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं साइड में कर देता हूँ उसको। मुझे ज्यादा इन सब चीजों में खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि
अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ये मानता है कि हम 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना खिला रही है, तो किस बात के हम वो हैं। वहीं पर हमारे यहाँ कहा जाता है जी फलाने बंदे के पास इतनी दौलत है, वो इतना अमीर है, ये इतना अमीर है, दुनिया भर के अमीरों में से वो है। पॉइंट ये था कि अगर देश आजाद हुआ था तो देश के जो रिसोर्सेस थे वो बांट कर दिए जाने चाहिए थे सबको। क्या वैसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो बस फिर ये खाम खा कर वहम नहीं पालने हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।